हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग सीख रहे थे छंद। तो जब छंद की बात की गई, हम लोगों ने देखा छंद के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे दो पार्ट में विभाजित किया गया था। पहले का नाम था छंद के अंग और दूसरे पार्ट का नाम था छंद के प्रकार। तो छंद के अंग की जब बात की गई तो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि छंद के अंग में छंद के 7 अंग होते। पहले नंबर पे था चरण, इसी का दूसरा नाम था पद और इसी का तीसरा नाम है पाद। दूसरा जो अंग है वो है वर्ण और मात्रा। तीसरा जो अंग है वो संख्या और क्रम। चौथा है यति, पांचवा है गति और छठा है तुक और सातवां है गण। तो इस प्रकार से छंद के 7 अंग होते हैं और पहला अंग जो चरण है उसको तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। और जो छंद के प्रकार की बात करें तो छंद के होते हैं 4 प्रकार। पहले का नाम है मात्रिक छंद, दूसरे का नाम है वर्णिक छंद और तीसरे का नाम है उभय छंद और चौथे का नाम है मुक्तक छंद। तो हल्का सा पीछे से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब हम लोग छंद पढ़ने गए तो छंद में ये देखा कि जो छंद शब्द है वो 2 शब्दों छम धन दा से मिलकर बना है और छम का अर्थ होता है समुचित आकार और दा का अर्थ होता है देने वाला, अतः छंद का ये अर्थ हुआ समुचित आकार देने वाला। अगर आपसे कोई पूछ ले कि छंद से आप क्या समझते हैं तो आप सीधे इस प्रकार से कह सकते हैं कि छंद काव्य का एक तत्व है। जिस तरह से अलंकार और रस काव्य के तत्व होते हैं, ठीक उसी प्रकार से छंद भी काव्य का एक तत्व है। लेकिन यह एक ऐसा तत्व है जो कि काव्य को समुचित आकार प्रदान करता है। काव्य को समुचित आकार प्रदान करने के कारण ही छंद इसका नाम पड़ा। और जब छंद की बात करें तो अब जैसे एग्जाम में पूछ ले कि छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो आपको बताया गया पिछली वीडियो में छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। और छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र। छंद को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि को माना जाता है। तो चरण तो हम लोगों ने कवर कर लिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है चरण। कोई भी छंद होगा उसमें 4 चरण होते हैं, अर्थात छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं और छंद के का जो प्रत्येक भाग होता है वह एक चरण होता है। या ऐसे समझे छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं और इनमें से प्रत्येक पंक्ति चरण कहलाता है, ठीक। और छंद के जो चरण होते हैं, चरण 2 प्रकार के होते हैं, विषम चरण और सम चरण। विषम चरण क्या होता है? तो छंद का प्रथम, पहला और तीसरा चरण विषम चरण कहलाता है और दूसरा और चौथा चरण सम चरण कहलाता है। ये तो आपको बताया गया था, ठीक। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छंद के चारों चरणों को कभी कभी 2 पंक्तियों में लिख दिया जाता है और उनमें से प्रत्येक पंक्ति को हम दल कहते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम चल रहे हैं छंद का जो दूसरा अंग है वर्ण और मात्रा, इसको कवर करेंगे। तो पहले आप जानते हैं कि वर्ण और मात्रा, छंद का जो दूसरा अंग है वो है हमारा वर्ण और मात्रा। यहां समझिएगा, ठीक, वर्ण और मात्रा, ठीक। अब यहां 2 चीज है, ठीक, वर्ण और मात्रा। ये छंद का दूसरा अंग है, वर्ण और मात्रा, ठीक। तो हम पहला तो अंग था चरण और दूसरा हम लोग चल रहे हैं, अब इसको देखते हैं वर्ण और मात्रा। यहाँ 2 चीजों की बात की जा रही है, ठीक। तो पहले जाने कि वर्ण और मात्रा होते क्या है। देखिए, छंद के चरणों को वर्णों और मात्राओं की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। फिर समझिए, छंद का कोई भी चरण होगा, छंद के चरणों को वर्णों और मात्राओं की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं और छंद के चरणों को वर्णों
मात्राओं वर्णों और मात्राओं के गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो याद रखिए, छंद में जो भी अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम नाम वर्ण देते हैं। अब यहाँ ये जरूरी है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा की दृष्टि से वर्ण दो प्रकार के होते हैं, यहाँ समझिएगा। ठीक, अभी हम मात्रा का जिक्र नहीं करेंगे, पहले हम लोग वर्ण की का जिक्र करेंगे। तो याद रखिए एक बात कि छंद के चरणों को वर्णों और मात्राओं की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, और छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ये बात आप दिमाग में रखो। अब बात करें वर्ण की, तो वर्ण जो होते हैं वर्ण, ठीक, ये वर्ण जो है ये क्या मात्रा की दृष्टि से, ठीक, मात्रा की दृष्टि से, ठीक, मात्रा की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से, अब जैसे समझिए मात्रा की दृष्टि से वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिए, मात्रा की दृष्टि से वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब समझिएगा यहाँ, ठीक, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, पहला है ह्रस्व, ह्रस्व वर्ण, ठीक, ह्रस्व वर्ण, पहला है ह्रस्व वर्ण, ठीक, और दूसरा है दीर्घ वर्ण। पहला है ह्रस्व वर्ण और दूसरा है दीर्घ वर्ण। ठीक, यहाँ समझिएगा, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण, ठीक, दो हो जाते हैं। ठीक, तो मात्रा की दृष्टि से वर्ण दो प्रकार के हो गए हमारे, ह्रस्व और दीर्घ। अब यहाँ समझते हैं ह्रस्व में कौन कौन आता है। तो याद रखिए, ह्रस्व में आ जाते हैं हमारे सामने, ठीक, लघु आ है, ठीक, लघु ई है, लघु ऊ है, ठीक, और री है, ठीक, ए री है, ठीक, ये हो जाते हैं हमारे ह्रस्व। ठीक, अब दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में है हमारा दीर्घ आ है, ठीक, दीर्घ ई है, ठीक, दीर्घ ऊ है, ठीक, और फिर ए है, ऐ है, ओ है और औ है। अब यहाँ आप समझिएगा, ठीक, औ है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें ये हमारे क्या है, ह्रस्व हैं, और अगर यहाँ देखें ये लोग हमारे दीर्घ हैं। ठीक, तो याद रखिए, मात्रा की दृष्टि से अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण हमारे सामने दो हो गए, एक हो गया ह्रस्व और दूसरा जो हो गया वो हो गया दीर्घ। तो ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है? 4, और दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है? 7। तो अब यहाँ फिर एक बार हल्का सा पीछे समझ लीजिए, हम लोग छंद के दूसरे अंग को कवर कर रहे हैं, दूसरे अंग को सीख रहे हैं। तो दूसरा अंग क्या है? वर्ण और मात्रा। तो हम लोग फोकस किसके पे कर रहे हैं? वर्ण। तो याद रखिए, छंद के चरणों को वर्णों और मात्राओं की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं, और मात्रा की दृष्टि से वर्ण होते हैं दो प्रकार के, पहला है ह्रस्व वर्ण और दूसरा है दीर्घ वर्ण। ठीक, ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है? 4, और दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है? 7। अब जान लेते हैं कि ह्रस्व वर्ण होता क्या है। तो याद रखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। फिर समझिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। ये 4 लघु आ, लघु ई, लघु ऊ और री, ये 4 ऐसे वर्ण हैं जब इनका उच्चारण होता है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनका उच्चारण एक मात्रा में होता है, इसलिए ह्रस्व वर्ण को एक मात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। अब बात करें दीर्घ वर्ण की, ठीक, तो दीर्घ वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना अधिक समय लगता है। तो याद रखिए, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। अथवा ऐसे समझिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण 2 मात्राओं में होता है उन्हें हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। ठीक, तो याद रखिए, जो दीर्घ वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना अधिक समय लगता है। इनका दूसरा नाम है, क्या नाम है? द्विमात्रिक वर्ण। इन्हें हम द्विमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। तो याद रखिए, इनकी संख्या कितनी है? जैसे दीर्घ आ है, दीर्घ ई है,
दीर्घ ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ये 7 ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण 2 मात्राओं में होता है, अथवा इन्हें हम दूसरे नाम से जान सकते हैं, क्या, द्विमात्रिक वर्ण। तो आपने ये देखा, मात्रा की दृष्टि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। तो ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी, 4, और दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी, 7। अब तो यहां आपने जान लिया, ठीक। अब रही बात छंद की भाषा में, समझिएगा इंपॉर्टेंट चीज, छंद की भाषा में ह्रस्व वर्ण को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए, छंद की भाषा में ह्रस्व को लघु कहा जाता है। छंद की भाषा में ह्रस्व को क्या कहा जाता है, लघु कहा जाता है, ठीक। छंद की भाषा में, छंद की भाषा में ह्रस्व वर्णों को लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण को क्या कहा जाता है, दीर्घ वर्ण को क्या कहा जाता है, गुरु। याद रखिएगा, ठीक। अब आप समझिए, ठीक। छंद की भाषा में ह्रस्व वर्णों को क्या, लघु वर्ण, और दीर्घ वर्णों को क्या, गुरु वर्ण कहा जाता है। तो अब कैसे पहचानेंगे, याद रखिए, ये जो है इनका जो चिन्ह होता है, इनका चिन्ह याद रखिए, एक पाई होती है। अगर किसी वर्ण के ऊपर अगर एक पाई लगी है, जब मात्राओं की गणना आप करोगे, ठीक, तो जब मात्राओं की गणना करोगे तो याद रखो, जो लघु होते हैं उनका जो पहचान है वो एक डंडा, एक पाई होगी। तो याद रखिए, एक मात्रिक, एक मात्रिक को कहलाते हैं। उनके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है। और जो दीर्घ वर्ण होते हैं उनको छंद की भाषा में क्या कहते हैं, गुरु वर्ण कहते हैं। और इनका जो चिन्ह होता है वो होता है यश की तरह। अगर किसी वर्ण के ऊपर इस प्रकार का निशान आपको लग जाए तो याद रखिएगा, उसमें 2 मात्रा होती है, एक गुरु वर्ण के चिन्ह है। तो फिर समझिए, हम लोग सीख रहे हैं वर्ण और मात्रा, छंद का दूसरा अंग, ठीक। तो याद रखिए, आपने क्या देखा, वर्ण, हम लोग वर्ण सीख रहे हैं, ठीक। तो मात्रा की दृष्टि से जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। छंद की भाषा में ह्रस्व को लघु कहा जाता है, और इनका चिन्ह जो होता है वह क्या होता है, एक पाई होता है, ठीक। और छंद की भाषा में गुरु जो दीर्घ वर्ण होते हैं, ठीक, दीर्घ वर्ण क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। और छंद की भाषा में गुरु वर्ण को क्या कहा जाता है, सॉरी, दीर्घ वर्ण को क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। इनका चिन्ह क्या है, इनका चिन्ह याद रखिए यश की तरह होता है, ठीक। तो फिर एक बार समझिए आप, छंद की भाषा में ह्रस्व को लघु कहा जाता है, और चिन्ह किसी वर्ण के ऊपर अगर ये चिन्ह लगाया तो याद रखिएगा एक मात्रा, वो एक मात्रिक होते हैं। और छंद की भाषा में दीर्घ वर्णों को क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, और इनका चिन्ह क्या होता है, ये यश की तरह होता है। अगर किसी वर्ण के ऊपर ए वाला निशान लगा है, ए वाला चिन्ह लगा है, तो याद रखिए वो द्विमात्रिक वर्ण होते हैं। उनका जो उच्चारण होता है वो 2 मात्राओं में होता है। आई होप यहाँ तक आपने वर्ण के बारे में जान लिया होगा। तो याद रखिए, मात्रा की दृष्टि से वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, ह्रस्व और लघु। छंद की भाषा में ह्रस्व को क्या कहा जाता है, लघु कहा जाता है, और छंद की भाषा में दीर्घ वर्णों को क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। इनका लघु का निशान एक डंडा, पाई, और गुरु का निशान क्या होता है, एस। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अब देखते हैं कि मात्रा क्या होती है, ठीक। तो मात्रा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने जान लिया वर्ण, ठीक। अब देखते हैं मात्रा क्या होती है, ठीक। तो मात्रा के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ है जो हमारा वो है मात्रा। अब है मात्रा क्या होती है, ठीक। अब देखो, आप मात्रा की बात कर लो, ठीक। तो मात्रा क्या है, मात्रा के कोई भी वर्ण होगा, ठीक, किसी वर्ण की उच्चारण अवधि को मात्रा कहते हैं।
अर्थात कोई वर्ण है, जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है, किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। तो किसी वर्ण के उच्चारण अवधि को हम क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें अगर, ठीक, जैसे मान लो यहाँ हमने लिख दिया रम, ठीक, तो रम, अब यहाँ देखें रम, ठीक। अब अगर रा की बात करें और माँ की बात करें तो दोनों कैसे हैं? अगर छंद की भाषा में देखें तो दोनों कैसे हैं? ठीक, लघु हैं, ठीक। इनका उच्चारण क्या हो रहा है? इनका उच्चारण जो होता है एक मात्रा में हो रहा है, ठीक, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? लघु, लघु बोलेंगे। और अगर कह दिया राम, ठीक, अब जैसे राम बोल दिया, अब इसकी बात कर लें, ठीक, तो याद रखो इसे रम है, तो रम में क्या है? ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात इनका उच्चारण एक मात्रा में होता है। इनके उच्चारण में, रा और माँ के उच्चारण में जो समय लगेगा उसी का नाम है मात्रा। तो ये है हमारे एक मात्रिक, ये है हमारे एक मात्रिक, इनका उच्चारण, दोनों का उच्चारण एक मात्राओं में हो रहा है। ये दोनों क्या है? छंद की भाषा में लघु है। लघु का क्या निशान बताया गया? अब देखो, रा के नीचे एक क्या पाई लग गई और माँ के नीचे पाई लग गई। इससे सिद्ध हो रहा है कि रा और माँ ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम लघु बोलेंगे, इनका उच्चारण क्या एक मात्राओं में हो रहा है। लेकिन अब यहाँ देखिए, रा, राम हो गया, रा, रा कहने का मतलब रा बोलने में हमें हर्ष का क्या 2 गुना अधिक समय लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है? दीर्घ वर्ण है। और छंद की भाषा में इसे क्या बोलेंगे? गुरु। इसके ऊपर क्या हमने लगा दिया? यस का निशान लगा दिया, ठीक। तो यस का निशान ये बता रहा है कि जो रा है वो दीर्घ वर्ण है, और दीर्घ वर्ण को ही छंद की भाषा में क्या कहा जाता है? गुरु वर्ण कहा जाता है। अब इसके ऊपर ये निशान लग गया, इसका मतलब ये है कि रा का उच्चारण 2 मात्राओं में हो रहा है। इस रा के उच्चारण में जो समय लग रहा है, ठीक, उसी का नाम है मात्रा, और ये हो गया हमारा गुरु। और माँ के उच्चारण में क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है, एक मात्रिक है, इसके ऊपर एक निशान लग गया, ठीक। तो कहने का मतलब क्या? ये 2 मात्राओं में इसका उच्चारण हो रहा है और इसका उच्चारण एक मात्रा में हो रहा है। आई होप मात्रा आपने जान लिया। मात्रा क्या है? तो किसी वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसी समय को हम मात्रा कहते हैं। आपने देखा छंद के दूसरे अंग को। दूसरा अंग था वर्ण और मात्रा। वर्ण क्या है आपने जान लिया। मात्रा के दृष्टि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है? 4, और दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है? 7। छंद की भाषा में ह्रस्व वर्णों को कहा जाता है क्या? लघु। इनका चिन्ह क्या होता है? एक पाई, ठीक। और छंद की भाषा में दीर्घ वर्णों क्या कहा जाता है? गुरु। इनका चिन्ह क्या है? ऊपर क्या? यस की तरह, ठीक। आई होप यहाँ तक आपने जान लिया। अब बात मात्रा की करें तो मात्रा क्या है? तो याद रखिए, किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, ऐसे कह सकते हैं किसी वर्ण की उच्चारण अवधि को मात्रा कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो छंद का पहला अंग हम लोगों ने कवर कर लिया और छंद का दूसरा अंग वर्ण और मात्रा हम लोगों ने कवर कर लिया। अब चलते हैं छंद का जो तीसरा अंग है वो हमारे सामने है क्या? संख्या और क्रम। तो अब देखते हैं यहाँ हमारा छंद का जो तीसरा अंग है वो है संख्या और क्रम। तो ये छंद का क्या तीसरा अंग जो आ रहा है वो हमारे सामने क्या आ रहा है? संख्या और क्रम, ठीक। अभी आप देखिए, संख्या और क्रम, ठीक, और क्रम, संख्या और क्रम। अब आप समझिए यहाँ, एक ए है छंद का हमारा तीसरा अंग। तो अभी कहना क्या चाहता? संख्या और क्रम है क्या, ठीक। तो याद रखिए, छंद के चरणों में जब हम मात्राओं और वर्णों की गणना करते हैं, तो याद रखिए छंद के चरणों में वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है, ठीक। भाई मान लो जैसे कोई छंद है, छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है और कितने वर्ण हैं? जब आप प्रत्येक चरण के वर्ण और मात्रा की गणना करते हैं, उसी गणना को क्या कहा जाता है? संख्या, ठीक। और लघु और गुरु, लघु और गुरु अर्थात ह्रस्व और दीर्घ वर्णों के, समझिए यहाँ संख्या क्या है इसे पूछ लिया। संख्या से आप क्या समझते हैं? तो ये छंद का तीसरा अंग है, संख्या और क्रम। तो संख्या से क्या समझते हैं? छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं और कितनी मात्रा है,
जब उनकी हम गणना करते हैं तो उसे संख्या कहते हैं। और लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को, जब हम लघु और गुरु के स्थान को निर्धारित करते हैं तो उनके स्थान निर्धारण को हम क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आपके आ गई होगी कि संख्या और क्रम क्या है। एक बार फिर समझ लीजिए। छंद को पढ़ते समय याद रखिए, छंद होता है, 4 पंक्तियां होती हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण और कितनी मात्राएं हैं, जब आप प्रत्येक चरण के वर्ण और मात्राओं की गणना करेंगे उसी गणना को क्रम कहते हैं। और प्रत्येक चरण में कितने लघु वर्ण हैं और कितने दीर्घ वर्ण हैं, उनका जो आप क्या, कितने लघु वर्ण है और कितने गुरु वर्ण हैं, आप जब उनका स्थान निर्धारित करते हैं उन्हीं के स्थान निर्धारण को क्रम कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं छंद के चौथे अंग यति पर। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं छंद का जो चौथा अंग है वो है यति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक बार समझेंगे समझ जाएंगे। हमारा जो चौथा अंग है छंद का वो है यति। आइए जरा यति को देख लेते हैं। ठीक, यति क्या है जरा उसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए छंद का जो चौथा अंग है, ठीक, ये चौथा अंग है वो है यति। अब यति पूछ लिया, यति क्या है? तो यति का हिंदी होता है, यति का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। ठहराव या रुकावट। क्या? ठहराव या रुकावट। ठीक, यति का मतलब होता है ठहराव या रुकावट। तो याद रखिए छंद का चौथा अंग हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक, यति। देखिए छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं, छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। तो छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में थोड़ी देर के लिए ठहरना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। और इसी रुकने को हम क्या नाम देते हैं? यति। यति का मतलब क्या होता है? ठहराव या रुकावट। तो फिर समझिए, जब आप छंद को पढ़ने लगिएगा तो छंद को जब आप पढ़िएगा तो प्रत्येक चरण के अंत में थोड़ी देर के लिए जो आप ठहरिएगा, थोड़ी देर के लिए जो आप विश्राम कीजिएगा, उसी विश्राम का, उसी ठहराव का, उसी रुकावट का नाम है यति। इसके कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी चरण के अंत में एक ऐसे डंडा जैसी पाई लगी हो, ठीक, तो याद रखिएगा यति। यहाँ अगर यति लग गई है तो आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। और फिर अगर यही पाई डबल हो गई, ठीक, डबल डंडे की पाई हो गई, ये डबल हो जाता है। जब दूसरा चरण, पहले चरण के अंत में ऐसे पाई लगी रहेगी, ठीक, और दूसरे चरण के अंत में ये डबल हो गई, ठीक, डबल ये भी यति है। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए आप ठहरिए। फिर जब आप तीसरे चरण को पढ़िएगा, तीसरे चरण के अंत में फिर सिंगल पाई हो जाएगी, ठीक, तो याद रखिए वहां भी आप थोड़ा देर ठहरिए। फिर चौथा चरण आप पढ़िएगा तो वहां डबल पाई हो जाएगी, आप वहां थोड़ी देर के लिए ठहरिए। ये तो एक हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, कामा का निशान लगा होता है, ठीक। अगर पहला चरण जैसे आप छंद जब पढ़ रहे हैं तो पहले चरण के अंत में अगर ये निशान लगा है तो आप जान लीजिएगा थोड़ी देर आप ठहर लीजिए, ठीक। कभी कभी ऐसे निशान लगा होता है, क्वेश्चन, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय सूचक चिन्ह, ये भी यति में आता है, ठीक। और कभी कभी क्या, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहेगा, याद रखिए ये भी यति का निशान है। तो यति आपने, छंद का चौथा अंग है यति, आपने समझ लिया होगा। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है और इसी रुकने को हम लोग नाम क्या देते हैं? यति। इसके कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे आपने ये सब देख लिया, ये सब यति के क्या हैं? ये सब यति के चिन्ह हैं, ठीक। ये सब यति के चिन्ह हैं। आपको लिखकर दिखाते हैं कैसे इसे समझिएगा, ठीक। जैसे यहां देखिएगा, जैसे यहां आप समझिए कैसे यति लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखिए बोला कि सिंहनाद, सिंहनाद करी, सिंहनाद करी 12 ही 12, 12 ही 12, सिंहनाद करी 12 ही 12, 12 ही 12। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक सिंगल पाई लगी, सिंहनाद करी 12 ही 12, लीलौ नाघौ जलने दिखारा, ठीक। ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या,
इसको फिर से लिख देते हैं। जैसे देखिए, राम काज लग तव अवतारा, राम काज लग तव अवतारा, तव अवतारा, अवतारा, राम काज लग तव अवतारा, राम काज लग तव अवतारा। और सुनत ही भयव, सुनत ही भयव, भयव पर्वताकारा, पर्वताकारा, सुनत ही भयव पर्वताकारा। अब आप देखो, आप यहाँ ठीक, यहाँ जैसे हम उसको पढ़ रहे हैं, एक छंद है, तो राम काज लग तव अवतारा, यहाँ एक निशान देख लीजिए, यहाँ निशान लग गया। याद रखिए, ये क्या हो गई, यति हो गई। इसका मतलब जो यहाँ पर एक चरण आपने खत्म किया छंद का, मैंने आपको पहले ही बताया है कि छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, चारों पंक्तियों को 2 पंक्तियों में लिख दिया जाता है और इनमें से प्रत्येक पंक्ति को दल कहा जाता है। तो राम काज लग तव अवतारा, यहाँ एक चरण हो गया, ठीक, ये हमारा पहला चरण हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लग गया, ए वाला जो निशान लगा, ए वाला, ठीक, ये वाला जो निशान लगा, ये हमारी क्या हो गई, यति हो गई। अब यहाँ पे देखें तो सुनत ही भयव पर्वताकारा, ठीक, ये हमारा दूसरा चरण हो गया, ठीक, ये दूसरा चरण हो गया, ठीक। अब सुनत ही भयव पर्वताकारा, अब यहाँ पर अगर देखें ए वाला निशान, यहाँ पे यति लग गई, इसका मतलब यहाँ भी आप ठहरिए, तो राम काज लग तव अवतारा, अब रुक गया, सुनत ही भयव पर्वताकारा, सुनत ही भयव पर्वता, यहाँ बिंदु रहेगा, सुनत ही भयव पर्वताकारा। और फिर क्या हुआ, सिंहनाद करी 12 12, सिंहनाद करी 12 12, सिंहनाद करी 12 12। और लीलौ नाघौ जल निधि खारा, लीलौ नाघौ जल निधि खारा, जल निधि खारा, लीलौ नाघौ जल निधि खारा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप देखो तो ये तीसरा चरण हमारा है, ठीक, ये तीसरा चरण है, ठीक। और यहाँ पे देखें लीलौ नाघौ जल निधि खारा, ये हमारा क्या है, चौथा चरण है, ठीक। तो आप यहाँ देखो गौर से, तो यहाँ एक निशान लगा, ठीक, यति हो गई यहाँ, ठीक, ये तीसरा चरण है, यहाँ फिर भी एक क्या पाई लग गई, यति हो गई। और फिर लीलौ नाघौ जल निधि खारा, अब यहाँ देखो डबल पाई हो गई, ठीक। तो छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है और इसी रुकावट को हम लोग क्या नाम देते हैं, यति। जैसे यहाँ एक छंद है, मैंने आपको पहले बताया कि छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं, ठीक, या 4 चरण होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छंद के चारों चरणों को 2 पंक्तियों में लिख दिया जाता है और प्रत्येक पंक्ति को हम नाम क्या देते हैं, दल। अब जैसे देखिए यहाँ पर राम काज लग तव अवतारा और सुनत ही भयव पर्वताकारा। अब एक पंक्ति है, 2 चरण की एक पंक्ति है, ठीक, तो इसलिए प्रत्येक पंक्ति को, इस पंक्ति को क्या नाम देंगे, दल नाम देंगे। और सिंहनाद करी 12 12 और लीलौ नाघौ जल निधि खारा, 2 चरण की एक पंक्ति है, इसको भी नाम क्या देंगे, दल देंगे। तो यति क्या होता है, आई होप यहाँ आपने समझ लिया होगा। तो छंद क्या है, राम काज लग तव अवतारा और सुनत ही भयव पर्वताकारा। ये प्रसंग कब का है, लंका पर चढ़ाई करने के लिए, सीता जी का पता लगाने के लिए जाना है। कोई क्या सक्षम नहीं है कि सीता जी का पता लगा सके, क्योंकि 100 योजन सिंधु लागना था। तो क्या, और हनुमान जी की ये विशेषता थी कि वो क्या अपने बल को ही भूल जाते थे, तो जामवंत उनको क्या, उनके बल का एहसास करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, जामवंत कह रहे हैं कि राम काज लग तव अवतारा, अरे अंजनी लाल, तुम्हारा जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है, तुम राम कार्य के लिए ही जन्म लिए हो। और फिर हुआ क्या, सुनत ही भयव पर्वताकारा,
और जैसे सुने भले ही उनको याद आ गया और हो क्या गए, पर्वत के आकार के हो गए। और जब पर्वत के आकार के हो गए, जाग गए, अपने बल का उनको क्या एहसास हो गया। ठीक, और जैसे ही क्या सुने, जैसे जामवंत ने कहा राम काज लगता हो अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और सुनता ही भयो पर्वताकारा, और क्या बोले उसके बाद, सिंहनाद कर बारह बारा, शेर की तरह लगे गर्जना करे और बोले अरे जामुन, लांघने की बात कर रहे हो, लीलाऊ ना घाऊ जल निधि खारा। ये जल की जो धारा है, ठीक, ये जल निधि जो सागर की क्या, जो सागर क्या है, जो एक खारा सागर है, इसको लांघने की बात करते हैं, अभी लील जाऊं, निगल जाऊं इसको। ठीक, ये तब का प्रसंग है। तो यति क्या है, आई होप आपने समझ लिया होगा। और छंद में 4 चरण होते हैं। कभी कभी चारों चरणों को 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। प्रत्येक पंक्ति के लास्ट में जो ठहराव हम लेते हैं उसी का नाम यति है। आपने शायद यति समझ लिया होगा। आइए अब थोड़ा सा गति को जान लेते हैं। गति क्या है, ये गति को जान लेते हैं। ठीक, गति क्या है उसको देख लेते हैं। अब ये हमारा है यहाँ पे 5वां जो है अंग, वो है गति। तो 5वां अंग जो है हमारा गति है। ठीक, अब इस गति को कैसे जानेंगे, गति क्या होता है। ठीक, ये गति हमारा, ठीक, देखिए छंद में जो लय का प्रवाह होता है, लय के प्रवाह को गति। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग जब छंद को पढ़ रहे होते हैं तो ढोल और मजीर के साथ उसका गायन कर रहे होते हैं और वादन भी साथ चल रहा होता है। कभी कभी लोग गाते करते कैसे क्या कहे, रीछ पति सुन हनुमाना, काचु प्रसादी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, ठीक, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, राम काज लगता अवतारा, सुनता भयो पर्वताकारा, सिंहनाद करि बारह बारा, लीला ना घाव जल निधि खारा। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ठीक, एक गति। बात समझ में आ गई। गति, गति में क्या होता है, छंद में जो लय का प्रवाह होता है, जो लय का प्रवाह होता है उसी का नाम गति होता है। आई होप गति आपने समझ लिया होगा। ठीक, गति समझ में आ गई होगी। गति का मतलब छंद का में जो लय का प्रवाह होता है, ठीक, उसी का नाम गति। कहे रीछ पति सुन हनुमाना, और काचु प्रसादी रहा बलवाना, और पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, और राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा, सिंहनाद करि बारह बारा, लीला ना घाव जल निधि खारा। यहाँ है हमारा क्या, गति। आई होप आपने गति को समझ लिया होगा। आइए अब हमारे सामने है तुक। ये 6ठा अंग हमारा है तुक। अब तुक को जानते हैं कि तुक क्या होता है। ठीक, जो 6ठा अंग हमारा है तुक, इसको देखते हैं। ये हमारा जो 6ठा है, ठीक, ये है तुक। अब तुक का मतलब क्या होता है। ठीक, तो तुक देखो, छंद के चरणांत में, छंद का जो चरण होता है उसके अंत में जो समान वर्ण आते हैं उसी को हम तुक कहते हैं। ठीक, छंद के चरणांत में, छंद के चरणांत में जो समान वर्ण आते हैं उसी का नाम होता है तुक। कैसे, जैसे यहाँ देखिए। ठीक, जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे बिनु शतसंग, जैसे बिनु शतसंग, बिनु शतसंग विवेक न होई, विवेक विवेक न होई, बिनु शतसंग विवेक न होई, बिनु शतसंग विवेक न होई, होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। राम, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु, बिनु सुलभ, सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब यहाँ छंद है, तो बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो छंद का अंत कहाँ हो रहा है, दीर्घी में। और यहाँ भी क्या, छंद का चरण, देखो यहाँ पे पहला चरण है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, दूसरा चरण है। तो छंद के चरणांत में
जो समान वर्ण आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ई और यहाँ ई, ये दोनों हमारे क्या हो गए, तुक हो गए। ठीक, तुक। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं। ठीक, जैसे यहां देख लेते हैं। अब देखिए इसे कहा ही रीछपति, कहा ही रीछपति सुनु हनुमाना, सुनु हनुमाना, हनुमाना, कहा ही रीछपति सुन हनुमाना, और का चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि, का चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवाना। ठीक, अब समझिए। एक क्या, कहा ही रीछपति सुन हनुमाना और का चुप साधि रहा बलवाना। यहाँ देखिए हमारा चरण है, यहाँ एक समाप्त हो रहा है ये वाला, फिर यहाँ दूसरा चरण है हमारा, ये हो रहा है समाप्त क्या ना। ये याद रखो, समान वर्ण। छंद के चरणांत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। ठीक, ये आपने तुक जान लिया। आई होप गति जान लिया आपने, तुक जान लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7वां पर। ठीक, गण क्या है, अब गण को जान लेते हैं। ठीक, गण क्या है, ठीक, गण को जान लेते हैं। 7वां जो हमारा अंग है वो है गण। अब ये गण क्या है जिसको जान लेते हैं। जो 7वां अंग है हमारा, ठीक, छंद का, वो है गण। वे 7वां अंग जो है हमारा वो है गण। अभी गण क्या है जरा इसको जान लेते हैं। ठीक, देखिए गण क्या है, लघु गुरु के नियत स्थान से। जब आप छंद पढ़ रहे होते हैं तो छंद में 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों में क्या, कोई लघु वर्ण होगा, कोई दीर्घ वर्ण होगा। ठीक, तो आपको बताया छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और मात्रा की दृष्टि वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है लघु। और छंद की भाषा में ह्रस्व को लघु कहा जाता है, इसका उच्चारण एक मात्रा में होता है। और छंद की भाषा में जो दीर्घ वर्ण होता है उसको गुरु कहा जाता है। ठीक, इसका उच्चारण 2 मात्राओं में होता है। तो याद रखियो, कोई भी छंद जैसे है उसमें 4 चरण होंगे। जब आप चरण को पढ़ रहे होते हैं तो कोई लघु वर्ण होगा, कोई क्या गुरु वर्ण होगा। तो लघु गुरु के नियत स्थान से, चाहे वो लघु हो पहला और चाहे वो गुरु हो, लघु गुरु के नियत स्थान से 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। फिर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गण। एक गण क्या है, जैसे मान लो कोई छंद है, छंद होगा तो 4 चरण होंगे, तो प्रत्येक छंद में कोई वर्ण आपका लघु होगा तो कोई वर्ण आपका दीर्घ गुरु होगा। अब आपसे गण ज्ञात करने की बात कर दी, तो गण कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो जब आप गण की को ज्ञात करने जाएंगे तो याद रखिए, जो पहला वर्ण हो, चाहे वो लघु हो और चाहे वो गुरु हो, वहां से लेकर के संख्या गिन लीजिए 1 2 3। लघु गुरु के नियत स्थान से 3 वर्णों के समूह को हम लोग गण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, गण कहते हैं। ठीक, अब याद रखिए गण क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, छंद में गणों की कुल संख्या कितनी होती है, याद रखिए 8 होती है। ठीक, गण क्या है, आई होप समझ में। आपने देखा क्या, हिंदी में गणों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, पहले नंबर पे है यगड़, दूसरे पर है मगड़, तीसरे पे है तगड़, चौथे पे है रगड़, 5वें पे है जगड़, और 6वें पर है भगड़, और 7वें पर है नगड़, और 8वें पर है शगड़। आपने ये देख लिया कि छंद में गणों की संख्या कितनी, 8। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, शगड़। अब आई होप गण तो आपने जान लिया होगा। गण क्या होता है, 4 चरण होते हैं छंद में, और प्रत्येक चरण में आपको गण ज्ञात करने के लिए कह दिया तो आप फंसोगे। कुछ नहीं करना है, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण दिमाग में बैठा लो।
छंद की भाषा में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। तो चाहे गण ज्ञात करने के लिए हमसे कह दिया, चाहे हमारा पहला वर्ण लघु हो या पहला वर्ण गुरु हो, उसी से लेकर के 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाएगा। और छंद में गणों की कुल संख्या 8 होती है। यगर, मगर, तगर, रगर, जगर, भगर, नगर, शगर। अब आइए गण के सूत्र जान लेते हैं। तो गण के सूत्र को देख लेते हैं। ठीक, गण के सूत्र। गण के सूत्र क्या है? ठीक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गण के सूत्र, अब समझिए यहाँ गण के सूत्र। ठीक, ये है हमारा क्या, गण के सूत्र क्या होते हैं, जरा उनको देख लेते हैं। गण के सूत्र। ठीक, अब आप देखो। ठीक, या मा, मा ता, ता रा, ज भा, न सा, ल गा। याद रखो, ये सूत्र हैं गण के। या माता राज भान शलगा सूत्र हैं। क्या है? या माता राज भान शलगा, या माता राज भान शलगा। पहला है क्या? या माता रा ज भा न श ल और गा। या माता राज भान शलगा। अब इसका हम निकालते हैं। तो पहला है क्या? गुरु है कि लघु? यह लघु है। अब यहीं से गिन लेंगे 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो गया? यगड़। ये हो गया हमारा यगड़। ठीक, अब फिर एक तो हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरा है माँ। माँ क्या है? गुरु है कि लघु? गुरु है। तो यहां से गिनेंगे 1 2 3। ये हो गया हमारा क्या? मगड़। मगड़। ठीक, 2 तो क्लियर हो गया। अब फिर तीसरा आ रहा ता। ता लघु है, गुरु है? गुरु है। अब यहीं से गिनिए 1 2 3। तो यगड़ मगड़ यहां से हो गया क्या? यगड़ मगड़ तगड़, तगड़ हो गया। ये हमारा तगड़ हो गया। ये हमारा तगड़ हो गया। ठीक, यगड़ मगड़ तगड़। तो फिर यहीं से गिनिए 1 2 3। तो ये हो गया हमारा क्या? तगड़। अब फिर रा रहा 1 2 3। यहां से हो गया क्या? जगड़। जगड़, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़, रगड़ होगा। सॉरी, ये रगड़ होगा। ठीक, रगड़ हो गया। ये रगड़ हो गया। ठीक, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़। अब फिर गिन लिए। ठीक, तो 1 2 3 यगड़ हो गया, 1 2 3 मगड़ हो गया, 1 2 3 तगड़ हो गया, और 1 2 3 रगड़ हो गया, और 1 2 3। ये हो गया हमारा क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया जगड़। जगड़, जगड़ हो गया। ठीक, अब फिर हो गया 1 2 3। ये हो गया हमारा भगड़। ये हो गया हमारा भगड़। ठीक, और फिर 1 2 3। ये हो गया हमारा नगड़। नगड़। ठीक, और फिर हो गया 1 2 3 सगड़ हो गया। ठीक, सगड़ हो गया। सगड़। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 भगड़। यहाँ देखो भगड़ है, ये भगड़, भगड़। ठीक, भगड़। ये हो गया हमारा पहला 1। ठीक, दूसरा हो गया 2 2, और तीसरा हो गया 3, फिर चौथा हो गया 4, फिर पांचवा हो गया 5, और फिर छठा हो गया 6, और फिर सातवां हो गया 7, और फिर आठवां हो गया 8। ठीक, तो याद रखिए, सब निकल गया। फिर समझिए, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, 1 2 3 यगड़ हो गया, फिर 1 मास निकालेंगे 1 2 3, फिर मगड़ हो गया, फिर यहाँ से ता से 1 2 3, फिर तगड़ हो गया, फिर यहाँ से निकाल लेंगे रा से 1 2 3, तो हमारा रगड़ हो गया। फिर जा से निकालेंगे 1
2 3 जगड़ हो गया, फिर भास निकालेंगे 1 2 3 भगड़ हो गया, फिर नास निकालेंगे 1 2 3 नगड़ हो गया, फिर निकालेंगे सा से 1 2 3 सगड़ हो गया। तो याद रखिए इस सूत्र से, गण के सूत्र से हमने क्या निकाले, गणों की संख्या निकाली 8। तो याद रखो छंद में जो होता है गणों की संख्या कितनी होती है 8, और कितने होती है 8, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ शगड़। सूत्र क्या है, या माता राज भान शलगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं सूत्र द्वारा गण कैसे ज्ञात करते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि। सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि अब यहां देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो गाइस आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। बेस्ट ऑफ लक।